क्या कोई किताब इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसके कारण पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन होने लगे? क्या कुछ शब्द किसी लेखक की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? और क्या किसी विचार से असहमति का जवाब हिंसा हो सकता है? 1988 में एक किताब प्रकाशित हुई। नाम था द सैटनिक वर्सेस। लेखक थे सलमान रश्दी। एक ऐसा उपन्यास जिसने साहित्य, धर्म, राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ऐसी बहस छेड़ दी जिसका प्रभाव दशकों बाद भी दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल है, क्या अधिकांश लोग जिन्होंने इस किताब के बारे में सुना है, उन्होंने वास्तव में इसे पढ़ा है, या केवल उन्होंने इसके विवाद के बारे में सुना है? आज हम इस किताब को ना तो किसी धर्म के समर्थन के रूप में देखेंगे, ना किसी धर्म के विरोध के रूप में। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, एक साहित्यिक कृति के रूप में, एक ऐतिहासिक विवाद के रूप में और एक दार्शनिक प्रश्न के रूप में। और जहाँ इतिहास और धार्मिक परंपराओं में मतभेद है, वहाँ हम उन मतभेदों को भी समझेंगे। सलमान रश्दी कौन है? सलमान रश्दी का जन्म 1947 में मुंबई में हुआ। बाद में उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1981 में उनका उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रंस प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास को बहुत प्रशंसा मिली और रश्दी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण आवाज़ बन गए। उनके लेखन की एक खासियत थी, वह इतिहास, राजनीति, धर्म, संस्कृति और कल्पना को एक साथ जोड़ते थे। और अक्सर वे वास्तविकता को सीधे सीधे प्रस्तुत करने के बजाय कल्पना, व्यंग और मैजिकल रियलिज्म के माध्यम से समाज को देखते थे। मैजिकल रियलिज्म क्या है? मान लीजिए एक कहानी बिल्कुल वास्तविक दुनिया में घट रही है, लेकिन उसी कहानी में अचानक कोई असाधारण घटना होती है। कोई व्यक्ति उड़ने लगता है, कोई मृत व्यक्ति वापस आकर बात करता है, या कोई सपना और वास्तविकता आपस में मिल जाते हैं। और लेखक उस घटना को ऐसे लिखता है जैसे वह कहानी की सामान्य दुनिया का हिस्सा हो। इसे अक्सर मैजिकल रियलिज्म कहा जाता है। गैब्रियल जैसे लेखकों ने इस शैली को विश्व साहित्य में बहुत प्रसिद्ध बनाया। रश्दी ने भी इस शैली का इस्तेमाल किया। इसलिए द सैटनिक वर्सेस को समझते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यह इतिहास की किताब नहीं है, यह एक नॉवल है, एक काल्पनिक साहित्यिक रचना। उपन्यास की शुरुआत एक विमान से होती है। विमान आतंकवादी हमले के बाद आसमान में दुर्घटनाग्रस्त होता है। दो यात्री, जिब्रील और सलादीन, इस दुर्घटना से बच जाते हैं और यहीं से कहानी वास्तविकता और कल्पना के बीच यात्रा शुरू करती है। जिब्रील एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है। उसने फिल्मों में देवताओं जैसी भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन अंदर से वह अपने विश्वास और पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा है। दूसरी ओर है सलादीन। वह अपनी भारतीय जड़ों से दूरी बनाकर ब्रिटिश पहचान में खुद को ढालना चाहता है, लेकिन विमान दुर्घटना के बाद उसकी पहचान और शरीर दोनों में एक अजीब परिवर्तन शुरू होती है। और यही रश्दी का एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछते हैं, आखिर इंसान की पहचान होती क्या है? क्या हमारी पहचान हमारे देश से बनती है, हमारी भाषा से, हमारे धर्म से, हमारी त्वचा से, हमारे परिवार से, या हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं? दार्शनिक जीन पॉल की एग्जिस्टेंशियलिस्ट सोच में व्यक्ति को अपनी पहचान और चुनावों के माध्यम से स्वयं को बनाने की क्षमता पर जोर मिलता है। लेकिन वास्तविक जीवन में समस्या यह है कि समाज हमें हमेशा पूरी स्वतंत्रता नहीं देता। समाज कहता है तुम यह हो, तुम इस देश के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम्हारी भाषा यह है, तुम्हारी संस्कृति यह है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दो संस्कृतियों के बीच खड़ा हो, अगर उसका जन्म एक देश में हुआ हो, उसकी शिक्षा दूसरे देश में, उसकी भाषा तीसरी संस्कृति से जुड़ी हो, तो वह कौन है? यही आइडेंटिटी क्राइसिस रश्दी के साहित्य में बार बार दिखाई देता है। इसलिए द सैटनिक वर्सेस को केवल धर्म के संदर्भ में पढ़ना पर्याप्त नहीं है, यह माइग्रेशन की कहानी भी है। जब कोई इंसान अपना देश छोड़ता है तो वह सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं छोड़ता, वह अपनी यादों का एक हिस्सा छोड़ता है, अपनी भाषा का एक हिस्सा छोड़ता है, अपनी पहचान का एक हिस्सा छोड़ता है, और कभी कभी वह अपने पुराने मैं से भी दूर हो जाता है। इसलिए रश्दी के लिए माइग्रेशन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल जर्नी भी है। अब कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जिब्रील के सपने।
उपन्यास में सपनों के माध्यम से धर्म, इतिहास, सत्ता और विश्वास से जुड़े प्रश्न सामने आते हैं और यहीं से पुस्तक का सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है। लेकिन इसे समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, लिटरेचर हमेशा सीधे नहीं बोलता। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म को ले लीजिए, वहाँ जानवर हैं, लेकिन क्या ऑरवेल वास्तव में केवल जानवर की कहानी बता रहे थे? नहीं, जानवरों के माध्यम से सत्ता और राजनीति की आलोचना की गई। काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस में एक इंसान कीड़े में बदल जाता है, लेकिन यह बायोलॉजिकल साइंस की किताब नहीं है। यह एलियनेशन, आइसोलेशन और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में भी पढ़ी जा सकती है। इसी तरह रस्दी भी ड्रीम्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही साहित्य और धार्मिक आस्था के बीच टकराव पैदा हुआ। अब आते हैं उस ऐतिहासिक संदर्भ पर जिसके कारण पुस्तक का नाम इतना विवादित हुआ। शैटनिक वर्सेस नाम से एक पुरानी परंपरा इतिहास के कुछ प्रारंभिक स्रोतों में मिलती है। कुछ ऐतिहासिक विवरणों में ऐसी कथा मिलती है जिसमें यह दावा किया गया कि पैगंबर मोहम्मद के संदेश से जुड़ी कुछ पंक्तियां बाद में वापस ली गईं और उन्हें शैतानी प्रेरणा से जोड़ा गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। इस घटना की ऐतिहासिक प्रामाणिकता विवादित है। इस्लामी परंपरा की मुख्य धारा इसे स्वीकार नहीं करती और अनेक मुस्लिम विद्वानों ने इससे संबंधित परंपराओं को अविश्वसनीय या कमजोर माना है। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार इस बात का अध्ययन करते हैं कि यह कथा प्रारंभिक स्रोतों में क्यों दिखाई देती है और इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। इसलिए इसे वीडियो में निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य की तरह प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। यह एक कंटेस्टेड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है। तो आखिर शैटनिक वर्सेस का असली विवाद क्या था? सिर्फ यह नहीं कि सलमान रश्दी ने एक धार्मिक विषय पर किताब लिखी। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि उपन्यास ने इस्लामिक सैक्रेड हिस्ट्री को फिक्शनलाइज और सटायराइज किया, मुहम्मद को महाउंड नाम के फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया, रिवोल्यूशन की सर्टेनिटी पर प्रश्न उठाया, डिस्प्यूटेड सैटनिक वर्सेस एपिसोड को कहानी का हिस्सा बनाया, एक फिक्शनल स्क्राइब के माध्यम से रिवील्ड वर्ड्स में बदलाव का विचार रखा और एक ड्रीम सीक्वेंस में प्रॉफिट की वाइफ्स के नामों का प्रोस्टिट्यूट द्वारा इस्तेमाल दिखाया। एक लिटरेरी पर्सपेक्टिव से यह रिवोल्यूशन, पावर, आइडेंटिटी और सर्टेनिटी पर प्रश्न उठाने का प्रयोग था। लेकिन बहुत से मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से यह प्रॉफिट, कुरान और सैक्रेड हिस्ट्री के प्रति गंभीर अपमान था। और शायद इसी अंतर, लिटरेरी फ्रीडम और रिलीजियस ऑफेंस के बीच से द शैटनिक वर्सेस का पूरा विवाद पैदा हुआ। रश्दी ने इस ऐतिहासिक बहस को एक काल्पनिक और स्वप्नात्मक कथा के रूप में इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने इतिहास की टेक्स्ट बुक नहीं लिखी, उन्होंने एक नॉवल लिखा। लेकिन बहुत से पाठकों ने पुस्तक के कुछ हिस्सों को धार्मिक इतिहास और धार्मिक व्यक्तित्वों से जोड़कर देखा और कई लोगों ने उन चित्रणों को अत्यंत अपमानजनक माना। यहीं से विवाद तेजी से बढ़ा। एक पाठक कह सकता है यह लिटरेरी मेटाफर है, दूसरा कह सकता है यह मेरी आस्था का अपमान है, तीसरा कह सकता है यह हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है और चौथा कह सकता है यह पॉलिटिकल कमेंट्री है। यानी एक ही किताब के 4 अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। यही लिटरेचर की ताकत भी है और उसकी जटिलता भी। इटालियन लेखक और दार्शनिक अम्बर्टो इको के विचारों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किसी टेक्स्ट का अर्थ केवल लेखक के इंटेंशन से तय नहीं होता। पाठक भी अपने अनुभव, संस्कृति और विश्वास के आधार पर उसका अर्थ बनाता है। इसलिए लेखक जो कहना चाहता था और पाठक जो समझता है, इन दोनों के बीच हमेशा पूर्ण समानता नहीं होती। द शैटनिक वर्सेस इसका बहुत बड़ा उदाहरण बन गई। यहाँ एक गहरा फिलोसफिकल क्वेश्चन पैदा होता है, क्या विश्वास और संदेह एक साथ रह सकते हैं? एक व्यक्ति कह सकता है मेरा विश्वास मेरी जिंदगी का आधार है, दूसरा कह सकता है मैं हर चीज पर प्रश्न करना चाहता हूँ। लेकिन शायद वास्तविक मनुष्य इन दोनों के बीच जीता है। कभी हम विश्वास करते हैं, कभी हम संदेह करते हैं। कभी कोई प्रश्न हमारे पुराने विश्वास को हिला देता है और कभी वही प्रश्न हमारे विश्वास को और गहरा कर देता है। इसलिए क्वेश्चन करना और इंसल्ट करना एक ही बात नहीं है। लगभग 2500 वर्ष पहले सुकरात ने प्रश्न पूछने को ज्ञान का आधार बनाया। उनकी दार्शनिक परंपरा हमें सिखाती है कि हमें अपने बिलीफ्स की जांच करनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर प्रश्न अपने आप सम्मानजनक होता है।
एक विचार की आलोचना और किसी व्यक्ति की आस्था का अपमान, इन दोनों में फर्क है। अब वापस इतिहास में आते हैं। 1988 में द सैटनिक वर्सेस प्रकाशित हुई। पुस्तक के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। कुछ देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया और धीरे धीरे यह विवाद साहित्य की सीमा से बाहर निकलकर धार्मिक और राजनीतिक विवाद बन गया। 14 फरवरी 1989 को ईरान के सर्वोच्च नेता ने सलमान रश्दी के विरुद्ध एक फतवा जारी किया। इसमें रश्दी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का आह्वान किया गया। इस घटना ने पूरे विश्व को हिला दिया। अब सवाल केवल यह नहीं था कि क्या यह किताब धार्मिक रूप से आपत्तिजनक है, बल्कि सवाल बन गया कि क्या किसी लेखक को उसकी पुस्तक के कारण ज्ञान से जान से मारने की धमकी दी जा सकती है। फतवा क्या होता है? यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। फतवा का अर्थ सामान्यतः किसी योग्य इस्लामिक स्कॉलर द्वारा किसी धार्मिक या कानूनी प्रश्न पर दिया गया रिलीजियस या लीगल ओपिनियन होता है। हर फतवा दुनिया के हर मुसलमान पर ऑटोमेटिकली बाइंडिंग नहीं होता। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं। लेकिन रश्दी के मामले में ईरान के सर्वोच्च नेता का फतवा असाधारण राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बन गया। कई पश्चिमी सरकारों और नेताओं ने इस धमकी की आलोचना की। उनका तर्क था किसी लेखक को उसकी किताब के कारण हिंसा का लक्ष्य बनाना स्वीकार्य नहीं है। दूसरी ओर कई मुस्लिम समुदायों और संगठनों ने पुस्तक के खिलाफ गंभीर विरोध किया। उनका तर्क था कि पुस्तक ने उनके लिए अत्यंत पवित्र माने जाने वाले विषयों का अपमान किया है। यानी एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरी तरफ रिलीजियस रेस्पेक्ट, और बीच में एक लेखक। क्या केवल विरोध हुआ? दुर्भाग्य से नहीं। इस विवाद से जुड़ी हिंसा में कई लोग मारे गए या घायल हुए। पुस्तक के ट्रांसलेटर्स और पब्लिशर्स भी निशाने पर आए। 1991 में जापानी अनुवादक हितोशी इगाराशी की हत्या कर दी गई। इटालियन अनुवादक इटोर कैप्रियोलो पर हमला हुआ। नॉर्वे के पब्लिशर विलियम पर भी हमला हुआ और वे बच गए। इससे एक और गंभीर प्रश्न पैदा हुआ, क्या विचार का उत्तर हिंसा हो सकता है? 19वीं शताब्दी के दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी में फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मजबूत समर्थन किया। उनकी सोच के अनुसार यदि कोई विचार गलत है तो हमें उसे बहस के माध्यम से गलत साबित करना चाहिए। यदि वह सही है तो बहस हमें उसे समझने का अवसर देती है। यानी विचारों से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। लेकिन क्या फ्रीडम अनलिमिटेड है? यहाँ कहानी फिर जटिल हो जाती है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी कुछ लीगल और एथिकल लिमिट्स होते हैं। उदाहरण के लिए, हिंसा के लिए सीधा उकसाना या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी सिर्फ मेरी राय कह देने से एक्सेप्टेबल नहीं हो जाती। इसलिए हमें दो चीज़ों को अलग करना होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस। आपको बोलने की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई आपकी बात की आलोचना नहीं कर सकता। कार्ल पॉपर ने पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस की चर्चा की। उनका प्रश्न था, अगर कोई समाज हर तरह के इनटॉलरेंस को भी अनलिमिटेड टॉलरेंस दे तो क्या अंततः वही इनटॉलरेंस उस सोसाइटी की टॉलरेंस को खत्म नहीं कर सकती? इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में फ्रीडम के साथ एक और चीज़ जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर वोल्टेयर के नाम से एक लाइन कही जाती है, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। लेकिन यहाँ भी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी जरूरी है। यह वोल्टेयर का एग्जैक्ट कोटेशन नहीं है। यह बाद की लेखिका इवलिन हॉल द्वारा वोल्टेयर की फिलॉसफी का सार प्रस्तुत करने वाला वाक्य था। फिर भी इसका विचार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहस में बहुत प्रसिद्ध हो गया। फतवा के बाद रश्दी को वर्षों तक सुरक्षा में रहना पड़ा। उनकी सामान्य जिंदगी बदल गई। ये लगातार सिक्योरिटी कंसर्न के बीच रहे। एक लेखक जो अपनी किताब लिख रहा था अचानक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का केंद्र बन गया। लेकिन समय के साथ उन्होंने फिर पब्लिक लाइफ में वापसी की और फिर 2022 में एक भयावह घटना हुई। 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले सलमान रश्दी पर चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन जीवित रहे।
यह घटना लगभग 3 दशक पूरे विवाद को फिर से दुनिया के सामने ले आई। एक बार फिर सवाल उठा, क्या एक किताब से शुरू हुआ विवाद दशकों बाद भी किसी व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है? और उत्तर था हाँ। इतनी सारी राजनीति और हिंसा के बीच एक महत्वपूर्ण चीज अक्सर पीछे छूट जाती है। द सैटनिक वर्सेस एक नॉवल है और साहित्य के स्तर पर इसके कई विषय हैं। आइडेंटिटी, माइग्रेशन, फेथ, डाउट, पावर, ट्रांसफॉर्मेशन, गुड एंड एविल, रियलिटी और इमेजिनेशन। इसलिए इस किताब को केवल एक विवादित किताब कह देना इसके साहित्यिक पक्ष को बहुत छोटा कर देता है। क्या यह केवल धर्म की किताब है? जी नहीं, यह पहचान के बारे में भी है। यह उस व्यक्ति के बारे में है जो पूछता है मैं कौन हूँ। यह माइग्रेंट के बारे में है जो पूछता है मेरा घर कहाँ है। यह बिलीवर के बारे में है जो पूछता है मेरा विश्वास कितना स्थिर है। यह स्केप्टिक के बारे में है जो पूछता है मैं किस बात पर विश्वास करूं। और यह समाज के बारे में भी है जो पूछता है किसे बोलने की अनुमति होनी चाहिए। क्या किसी किताब को पढ़ना जरूरी है ताकि उसकी आलोचना की जा सके? यह भी एक दिलचस्प प्रश्न है। किसी किताब की आलोचना करने के लिए उसके बारे में क्रेडिबल समरीज, स्कॉलरशिप और क्रिटिसिज्म पढ़े जा सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी किताब के बारे में मजबूत जजमेंट बनाना चाहते हैं तो आइडियली हमें उसका मूल टेक्स्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि किसी किताब के बारे में सुनना और उसे पढ़ना दो बिल्कुल अलग अनुभव है। तो क्या सैतनिक वर्सेस महान साहित्य है? यह फैसला आपको करना है। कुछ लिटरेरी क्रिटिक्स इसे रस्ती की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनते हैं। दूसरों ने इनकी शैली, स्ट्रक्चर और थीमेटिक कम्प्लेक्सिटी की आलोचना की है। लेकिन एक बात अनडिनाएबल है, इस किताब ने दुनिया को साहित्य और फ्रीडम के बारे में सोचने पर मजबूर किया। और कभी कभी किसी किताब का कल्चरल इम्पैक्ट उसकी लिटरेरी रेपुटेशन की जितना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पूरी कहानी को एक साथ रखिए। एक लेखक, एक किताब, एक धार्मिक विवाद, एक फतवा, हिंसा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और फेथ। और अब खुद से पूछिए, अगर कोई किताब आपकी आस्था का अपमान करती हुई महसूस हो तो आप क्या करेंगे? आप उसे पढ़ेंगे, आलोचना करेंगे, बहिष्कार करेंगे या उसे प्रतिबंधित करने की मांग करेंगे? और अगर दूसरी तरफ आप लेखक हैं तो आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ भी कहने का अधिकार है या मेरे शब्दों का प्रभाव भी मेरी ही जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ समाज में रिलीजियस फेथ को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आइडियाज को क्वेश्चनिंग से इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। एक लेखक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उसके पाठकों को असहमति और आलोचना की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी विवाद पर किसी विचार का उत्तर हिंसा नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म और इंसल्ट में फर्क सबको समझना पड़ेगा। यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि मैं इस धार्मिक विचार से सहमत नहीं हूँ, यह क्रिटिसिज्म है। लेकिन किसी पूरे समुदाय को अमानवीय बताना या उसके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना यह अलग बात है। इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहस केवल मुझे बोलने की आज़ादी चाहिए तक सीमित नहीं हो सकती। हमें पूछना होगा, हम अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल कैसे करते हैं? शायद द सैतनिक वर्सेस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है। एक किताब जिसे कुछ लोग लिटरेचर और फ्रीडम की मिसाल मानते हैं, वही किताब दूसरे लोगों के लिए एक गहरी धार्मिक चोट का प्रतीक बन गई। एक ही ऑब्जेक्ट, दो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस, और शायद यही ह्यूमन सोसाइटी की कम्प्लेक्सिटी है। सुकरात हमें सिखाते हैं क्वेश्चन करो, मिल हमें याद दिलाते हैं आइडियाज़ को डिबेट से गुजरने दो, और कैमश हमें बताते हैं कि मनुष्य एब्सर्ड और अनसर्टेन दुनिया में भी मीनिंग की तलाश करता है। पॉपर हमें चेताते हैं कि टॉलरेंस को सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक नहीं ले जाना चाहिए, और धार्मिक परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि फेथ केवल एक ओपिनियन नहीं होती। किसी व्यक्ति के लिए यह उसकी आइडेंटिटी, फैमिली, कल्चर और जीवन का आधार हो सकती है। इसलिए हमें शायद एक ऐसी इंटेलेक्चुअल दुनिया की ज़रूरत है जहाँ क्वेश्चन भी हो, फेथ भी हो, फ्रीडम भी हो और ह्यूमन डिग्निटी भी हो। शायद
द सैतनिक वर्सेस की कहानी का सबसे बड़ा लेसन इस किताब के अंदर नहीं, बल्कि इस किताब के आसपास हुई दुनिया की प्रतिक्रिया में है। हम असहमति को कितना सह सकते हैं? क्या हम उस व्यक्ति के साथ एक ही समाज में रह सकते हैं जिसकी वर्ल्ड व्यू हमारी वर्ल्ड व्यू से बिल्कुल अलग है? क्या हम किसी विचार को पूरी ताकत से रिजेक्ट कर सकते हैं बिना उस विचार को मानने वाले इंसान से नफरत किए? क्या हम अपनी आस्था को बचा सकते हैं बिना हर सवाल से डरते हुए? और क्या हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा कर सकते हैं बिना यह भूले कि हमारे शब्दों का प्रभाव भी होता है? क्योंकि सभ्यता की असली परीक्षा यह नहीं है कि हम अपने जैसे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। असली परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने कोई ऐसा विचार आता है जिससे हम पूरी तरह असहमत हैं और फिर भी हम हिंसा नहीं, संवाद चुनते हैं। तो सैतनिक वर्सेस केवल सलमान रश्दी की एक कंट्रोवर्शियल बुक नहीं है। यह एक ऐसा एपिसोड है जिसने दुनिया को लिटरेचर, रिलीजन, आइडेंटिटी, फेथ, पॉलिटिक्स, पावर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में सोचने पर मजबूर किया। और शायद इस पूरी कहानी से निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि रश्दी सही थे या गलत, बल्कि क्या हम असहमति के साथ जीना सीख सकते हैं? क्योंकि अगर एक समाज केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जिनसे वह पहले से सहमत है, तो वहाँ फ्रीडम बहुत जल्दी केवल एक शब्द बन जाती है। लेकिन अगर समाज हर विचार को बिना किसी सीमा के स्वीकार करता है, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रश्न पैदा होता है। इसलिए शायद रास्ता बीच में है, फ्रीडम विदाउट वायलेंस, फेथ विदाउट फियर, क्रिटिसिज्म विदाउट हेट्रेड और डिसएग्रीमेंट विदाउट डिह्यूमनाइजेशन। किताबें केवल कागज और स्याही नहीं होती, वे विचारों का घर होती हैं और कभी कभी एक विचार पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है।